सभी का स्वागत है। और हम लोग स्पेशल एजुकेशन डी.एड. IDD पेपर 7 जो सेकेंड ईयर का है उसमें तीसरे चैप्टर का 3.3 है। नियमित विद्यालय, समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय, गृह शिक्षा, गृह आधारित कार्यक्रम, पारिवारिक समुदाय और जन संचार के माध्यम। इस पर हम लोग आपको बताए भी थे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे कि परिवार के बाद शिक्षण संस्थाएं सामाजिकरण कार्य संभालती है। कुछ समाजों में सरल गैर साक्षर समाज में सामाजिकरण पूरी तरह से परिवार के भीतर ही होता है, लेकिन अत्यधिक जटिल समाजों में बच्चे का शैक्षिक प्रणाली द्वारा भी सामाजिक किया जा सकता है, जिसमें स्कूल ना केवल पढ़ना लिखना अन्य बुनियादी कौशल सीखते हैं, बल्कि वे छात्रों को खुद को विकसित करना, खुद को अनुशासित करना, दूसरों के साथ सहयोग करना, नियमों का पालन करना, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी उपलब्धता का परीक्षण करना भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ स्कूल काम पेशे का व्यवसायों के बारे में अपेक्षाओं का सेट सिखाते हैं, जिनका पालन वे परिपक्व होने पर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्कूल में जो ज्ञान औपचारिक रूप से दिया जाता है, वयस्कों के कामकाज के लिए महत्व, जो नीचे समय सीखते हैं वो बाद में जाकर उसका जो है प्रयोग में आता है। तो नियमित शिक्षा जो है क्या होता है, विकासशील बच्चों के लिए शैक्षिक अनुभव का वर्णन के लिए किया जाता है। और इस पाठ्य का सामग्री का अधिकांश राज्य या राज्य मानकों द्वारा प्रभाषित किया गया है, जिसमें कई ने समान और राज्य मानकों को अपनाया है। ये मानक उन शैक्षणिक कौशलों को परिभाषित करते जिन्हें छात्रों को प्रत्येक ग्रेड स्तर पर हासिल करना चाहिए। मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा है, जिसके आधार पर विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। इसके विपरीत क्या है, समान शिक्षा का प्रयोग नियमित शिक्षा के साथ किया जाता है, लेकिन इससे प्राथमिकता भी दी जाती है, क्योंकि नियमित शिक्षा छात्रों के विपरीत समान शिक्षा के छात्रों का बात करना राजनीतिक रूप से सही है। नियमित का क्या मतलब है, विशेष शिक्षा का छात्र अनियमित है, यहाँ किसी तरह का त्रुटिपूर्ण, हालांकि सभी बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, समान शिक्षा कार्यक्रम भी एक कार्यक्रम है, जिसके राज्य के वार्षिक परीक्षा NCLB द्वारा इसको तैयार किया गया है, जो कोई बच्चा पीछे न छूटे, इसका मूल्यांकन वगैरह किया जाता है। नियमित शिक्षा और विशेष शिक्षा, इसको भी जानना जरूरी है। विशेष शिक्षा हम लोग जानते हैं कि FAPI प्रदान करने के लिए IEP लक्ष्यों को, अब फैमिली है ना, फैमिली के साथ जो हम लोग ने जो प्रोग्राम बनाया था, पर्सन विथ एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम, फैमिली के सपोर्ट से, और IEP है कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। तो समान कोर राज्य मानकों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें दिखाना चाहिए कि एक छात्र का मानक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। कुछ मामलों में जिन बच्चों की दिव्यांगताएं गंभीर है, उनके लिए IEP एक अधिक कार्यात्मक कार्यक्रम को प्रतिबंधित करता है, जो विशिष्ट ग्रेड स्तरीय मानकों से सीधे जुड़ा होने के बजाय समान और राज्य मानकों के साथ वो शिथिल रूप से संरेखित होता है। तो क्या है कि विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, हम लोग सब जानते हैं कि नियमित वातावरण में कुछ समय बिताते हैं छात्र। ये विशेष शिक्षा में अक्सर स्वनिहित कार्यक्रमों में बच्चों नियमित समान शिक्षा के कार्यक्रमों में छात्र के साथ शारीरिक शिक्षा, कला, संस्कृति, ऐसे ये क्या होता है, इसके बच्चे को, सामान्य बच्चे को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कहाँ गए स्कूल में, लेकिन क्या करेंगे, जैसे खाने का समय है, खेलने का समय है, फिजिकल एक्टिविटी है, कोई
कला कार्यक्रम है, संगीत है, तो इसमें क्या होगा? शारीरिक शिक्षा सब बच्चे एक साथ भाग लेते हैं, तो उसमें तो ये इसमें समावेश उस समय जो है इंटीग्रेटेड किया जाता है ना, समान शिक्षा के साथ साथ उसके वातावरण में उसको लगता है कि हाँ हम भी उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसको एकीकृत बोला जाता है। तो विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में यह अंतर है कि विशेष शिक्षा अलग प्रणाली है जो मुख्य धारा की शिक्षा से बाहर दिव्यांग बच्चों को जरूरतों के लिए पढ़ाया जाता है, जबकि एकीकृत शिक्षा में क्या है, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में ऐसी सेटिंग के भीतर पढ़ाया जहाँ दिव्यांग छात्र सीखते हैं दिव्यांग साथियों के साथ। तो क्या हुआ, दिव्यांग सब इकट्ठा हो गया तो विशेष शिक्षा हो गया। लेकिन स्कूल में, सामान्य स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको अलग कर दिया जाता है। कुछ समय खेल में, कूद में, गाना, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन या सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें इकट्ठा। लेकिन जब पढ़ाने की बात होती है तो सामान्य बच्चे अपने स्कूल में चले जाते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को रिसोर्स रूम में उसको स्पेशल टीचर थे, उसको बोलते हैं एकीकृत। लेकिन समावेशी शिक्षा तब होगा जब सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो उसको जो बोला जाता है कि समावेशी शिक्षा। तो एक साथ उसको सारा सिलेबस वगैरह उसी के हिसाब से जो सामान्य बच्चे गए तो उसी को पूरा करना रहता है, और उसको कुछ विशेष नियम छूट दिए जाते हैं एग्जामिनेशन और ग्रेडिंग, उसका इवेल्युएशन में, तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। परिवार सब लोग जानते हैं परिवार क्या है, जहाँ पर दुनिया बच्चा रहना, खेलना, पीलना, अपना अस्तित्व, अपना पहचानना, उसका वहाँ आनंदित महसूस करना, व्यक्तित्व का विकास बनता है। तो परिवार सामाजिकरण की क्या प्राथमिक एजेंसी है। यहीं पे बच्चे स्वयं प्रारंभिक भावना और आदत प्रशिक्षण, खाना सोना विकसित करते हैं। बहुत हद तक बच्चे शिक्षा वो चाहे वो आदिम हो या आधुनिक जटिल समाज में हो, प्राथमिक परिवार के दायरे में होते हैं। समूह बच्चे का पहला मानवीय संबंध उसके परिवार निकटतम सदस्यों, माँ बाप, नर्स, भाई बहन और कारोबारी रिश्तेदार से होता है। होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग क्या है? घर पर आधारित शिक्षा है। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो नहीं जा पाते हैं, उनकी लोकोमोटर समस्या रहती है, बाकी कई तरह की जटिल समस्या रहती है, तो उसके घर पर उसके माता पिता या शिक्षक बाहर से ट्यूशन पढ़ा के उसको उसी तरह के सिलेबस को पूरा कराते हैं और एग्ज़ाम दिलवाते हैं। उसको होम जो है स्कूल, होम बेस्ड स्कूल बोलते हैं, हाँ, होम स्कूलिंग। फिर और क्या है कि यदि माता पिता बच्चे को पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने में असहज महसूस करते हैं तो क्या होता है, उसको माता पिता अपने बच्चों को होम स्कूल में रखते हैं। ठीक है, तो होम स्कूल में जो है प्राथमिक कारण ये है कि स्थानीय स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता से असंतोष। दूसरा है अपने बच्चों की शिक्षा विकास में अधिक शामिल करने की इच्छा। होम स्कूल करने वाले माता पिता न केवल स्थानीय स्कूल को द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता से असंतुष्ट होते हैं, वे बदमाशी स्कूल के माहौल अपने बच्चे को विशेष ज़रूरतों के और व्यक्तिगत योग्यताओं को पूरा करने के लिए स्कूल की क्षमता के बारे में चिंतित रहते हैं। तो ये हम लोग मोटा मोटी जान गए कि एक चीज़ और जानना है कि यदि किसी छात्र की दिव्यांगता और चिकित्सीय स्थिति के कारण वो लंबे समय तक स्कूल जाने में सक्षम नहीं है तो स्कूल का छात्र घर पर पढ़ाई जारी रखने मदद कर सकता है। ठीक है, और देशपाल जी हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, हम आपको थोड़ा देर में फ़ोन करते हैं। तो ये इसको बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि क्यों होम स्कूल की क्या योजना है, क्यों होम स्कूल की आवश्यकता, और ये परिवार में किस तरह उसको समुदाय
दूसरा एक चीज़ और जानते हैं कि समुदाय एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। वहाँ पर भी जो है शिक्षार्थी व्यक्तिगत अनुभवों को आदान प्रदान करते हैं, जिससे स्कूल उपयोग करता है। समुदाय में से जुड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक का अनुभव शिक्षार्थी को शैक्षिक उपलब्धियों को निर्धारित करने में काफ़ी मदद करता है। शैक्षिक विकास में समुदाय की बाहरी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि कोई समुदाय आवश्यक भूमि पेशकश ना करे। इसके अलावा शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या है, ये भी पूछ सकता है। समुदाय शिक्षा की एक अनौपचारिक और सक्रिय एजेंसी है। अनौपचारिक शिक्षा का रूप है और कमोबेश समान प्रथाओं, आदर्शों, विचारों, मूल्यों और संस्कृति के साथ एक विशेष क्षेत्र का जो है सीधे व्यक्ति भलाई और प्रगति के लिए संगठन गतिशील रूप है। यह अपने सदस्यों को समाजीकरण और सामान्य और उदार शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यालय और समुदाय तथा घर और समुदाय के बीच भी एक बेहतर समन्वय होता है। समुदाय का मुख्य शैक्षिक कार्य क्या है, निम्नलिखित दिए गए हैं। शैक्षिक या विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना, इसमें भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे भवन, शिक्षण सामग्री, शिक्षक, वित्त पोषण शिक्षा, इसमें वित्तीय सहायता प्रदान कर, जैसे स्कूल को छात्रवृत्ति वगैरह दिया जाता है, स्कूल में अच्छा माहौल बनाए रखना। तो ये क्या है, समुदाय स्कूल की जिम्मेदारी लेता है और संस्था से अनुशासन और मर्यादा बनाने रखने में अपनी मदद करता है। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम उपलब्ध कराना। समुदाय अपनी अनौपचारिक एजेंसी जैसे संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुस्तकालयों, संगीत, नाटक केंद्र, मनोरंजन केंद्र, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों आदि के माध्यम से स्कूल में अपने सदस्यों को सर्वांगीण विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इसीलिए ये क्या होता है, समुदाय अपने सदस्यों को शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न तरीके का स्कूल में मदद करता है। हम लोग सब जानते हैं कि योग छात्र समुदाय के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए समुदाय स्कूल दोनों समाज के लिए बड़े मिशन, यानी एक सीखने वाले समाज का निर्माण और निकटता से संबंधित जुड़े हुए थे। बहुत लोग जो बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर चले जाते हैं सीख कर, वो लौट के आते हैं तो उन्होंने अपने बताते हैं कि इसी समुदाय के कारण हम और इसी परिवार के कारण हमने आगे बढ़ा है। तो वो अपना उसको मदद करते हैं, अब जो उनसे बन पड़ता है उसको मदद करते हैं। और संचार मीडिया, ये भी है। संचार मीडिया क्या रोल है शैक्षिक वातावरण को निर्माण करने में, जानिए। प्रिंट प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक रूपों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक संचार, रेडियो, टीवी आदि तक मीडिया व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। पिछले शताब्दी से रेडियो, मोशन पिक्चर रिकॉर्डिंग, संगीत, टेलीविज़न जैसे तकनीक नवाचारी समाजीकरण के महत्वपूर्ण एजेंट बने हुए। तो टेलीविज़न विशेष रूप से लगभग पूरी नई दुनिया में बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, तो टेलीविज़न वगैरह, आजकल यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया से जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा में मास मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक संचार के जनसंचार माध्यमों के तकनीकी नवाचार का मतलब है कि अब शिक्षा को दूर दराज स्थानों तक प्रसारित किया जा रहा है, वो भी भौगोलिक बाधाओं के बिना, है ना। भारत में बैठा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए जा रहे व्याख्यान से लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मास मीडिया का प्रभाव है। दूसरा, सार्वभौमिक पहुंच। मास मीडिया क्या है कि दुनिया को छोटा बना दिया है। इसने लोगों को एक तरह का जोड़ा है जैसे पहले कभी नहीं था, है ना। एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सार्वभौमिक होनी चाहिए। मास मीडिया ने उस अंतर को पाटने में काफ़ी मदद की है। दूसरे शब्दों में यह हर किसी की पहुंच में है और दुनिया का एक बेहतर जगह बता रहा है। जानकारी का भंडार, इसमें जानते हैं मास मीडिया से क्या है, बहुत सारी जानकारी
संगठित करने का अनुमति देता है, और कोई शारीरिक बाधा नहीं है, संगठित प्रभाव है। पहले सूचना के माध्यम से काफ़ी असंगठित था, सूचना और जनसंचार के माध्यम से सूचना पहुंचाने में बहुत अधिक संगठन और परिष्कार प्रदान करता है। फलदायी परिणाम इसमें क्या होते हैं कि मास मीडिया वर्तमान में तकनीकी नवाचार और एक और बड़ा लाभ छात्रों की याद रखने की क्षमता में वृद्धि है। अनुसंधान और कई वैज्ञानिक टुकड़ों ने साबित कर दिया है कि ऑडियो विजुअल प्रारूप के माध्यम से व्याख्यान प्रसारित करना काफ़ी प्रभावी है। यह न केवल ऑडियो व्याख्यान की तुलना में मस्तिष्क को याद रखने की क्षमता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये हम लोग 3.3 को हम लोग यहाँ पढ़े। अब 3.4 को 10 सेकंड के बाद हम लोग 3.4 पढ़ेंगे।